नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। मैं आपका साथी देशराज मीना आज एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल, या जिसे कहते हैं हम गुप्तास डायनेस्टी। इसका समय काल 240 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा है। क्या इतिहास है, क्या कहानी है, कौन शासक हुए हैं, उन सारा किस्सा हम पढ़ने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा बेटा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त काल की पृष्ठभूमि, गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत पढ़ने वाले हैं, और गुप्त काल के प्रमुख शासक पढ़ेंगे, और गुप्तकालीन समाज कैसा रहा है, क्या सांस्कृतिक क्या आर्थिक स्थिति रही है, वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में भी एकदम सारे तथ्य जानेंगे बेटा। और गुप्तकालीन कला एवं साहित्य के बारे में भी हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। और जो भी अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य रहेंगे गुप्त काल के बारे में, इस वीडियो में आपको अंत तक सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा करते हैं शुरुआत। अच्छा, गुप्त काल का जो संस्थापक हुआ है, गुप्त काल का जो संस्थापक माना जाता है, उसका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है भाई? गुप्त काल का संस्थापक जिसका नाम क्या है? श्रीगुप्त। गुप्त काल का समय काल 240 से लेकर 550 ई तक, 240 से लेकर 550 ई तक गुप्त काल का शासन माना जाता है। ओके, और अंतिम शासक जो गुप्त सम्राट हुआ है, अंतिम जो राजा हुआ है, उसका नाम है विष्णुगुप्त द्वितीय। विष्णुगुप्त द्वितीय। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा, पृष्ठभूमि यानी कि गुप्त काल की हम बैकग्राउंड को समझते हैं। कुषाण वंश के पतन के पश्चात, कौन से वंश के पतन के बाद? कुषाण वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अलग अलग अनेक राजतंत्रों का क्या होता है बेटा? उदय होता है। राजतंत्र एवं गणतंत्रों का क्या होता है? उदय होता है। जिसमें भाई राजतंत्र के रूप में तो गुप्त हुए, ठीक है, नाग हुए, आभीर, इक्ष्वाकु वंश थे। ओके, अब गणतंत्र में आर्जोनायन और मालव, औध्यय और लिच्छवी आदि के हो जाते हैं बेटा, वंश शामिल होते हैं। ओके, दोनों तंत्र स्टार्ट हुए, राजतंत्र और गणतंत्र। आगे की कहानी देखिएगा। गुप्त वंश का आरंभिक जो राज्य माना जाता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से स्टार्ट होता है। और क्योंकि आरंभिक गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं और अभिलेख हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार भूभाग से ही क्या हुए बेटा? उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। गुप्त वैश्य थे। गुप्त क्या थे बेटा? वैश्य थे। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। उनमें से गुप्तास की जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं वो थे वैश्य। और कुषाणों के क्या रहे? ये सर सावंत रहे हैं, सामंत रहे हैं। क्या रहे हैं? सामंत रहे हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत हम पढ़ते हैं। गुप्त काल के स्रोत, स्रोत मतलब होता है गुप्त काल के प्रमाण या गुप्त काल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो क्या उसके स्रोत हैं। तो 3 तरह के स्रोत हैं। एक भाई गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के 3 प्रकार के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। किन यात्रियों के विवरण बेटा? विदेशी यात्रियों के विवरण। ओके, अब देखिएगा भाई नेक्स्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। कौन से स्रोत पढ़ते हैं भाई? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम रचनाएं पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, कौन से क्या है क्या नहीं। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या मिलती है बेटा? जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाएं, विशाख दत्त हो गया, विशाख दत्त का क्या हो गया? देवी चंद्रगुप्तम सर विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या मिलती है बेटा? जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाएं ऋतु संहार, कुमार संभव और मेघदूत और मालविका अग्निमित्रम या अभिज्ञान शकुंतलम से भी किसकी जानकारी मिलती है भाई? हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक और विद्वान हुआ है जिसका नाम है शूद्रक। शूद्रक की रचना का नाम था मृच्छकटिकम। क्या नाम था बेटा? मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम में भी गुप्तकालीन व्यवहार या बात या उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ओके, मृच्छकटिकम रचना से भी। वात्स्यायन की एक रचना हुई जिसका नाम है कामसूत्र, वह भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी बताती है, बहुत सारी बातें बताती है। तो ये कई सारे क्या हुए बेटा? ग्रंथ हुए कि देवी चंद्रगुप्तम में
चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त की जानकारी मिली। कालिदास के कई सारे ग्रंथों में हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, और शूद्रक के बारे में भी हमें शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। एक और हुआ है ग्रंथ वात्सायन का, जिसका नाम है कामसूत्र। तो कामसूत्र से भी हमें यह जानकारी मिलती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत, कौन से स्रोत भाई? पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख हुए, सिक्के हुए या स्मारक हुए, तो ये गुप्त काल के बारे में क्या जानकारी बतलाते हैं, देखिएगा। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भाई समुद्रगुप्त, क्या नाम बेटा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि भाई जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो किसने लिखा है, तो जिस विद्वान ने लिखा है उसका नाम है हरिशेन। क्या नाम है भाई? हरिशेन। ओके, किसके बारे में जानकारी बताता है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें। स्कंदगुप्त के एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभलेख, से हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि स्कंदगुप्त का एक और अभिलेख है जिसमें जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, उससे भी इस बात की जानकारी होती है कि एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, उसका इसने पुनर्निर्माण करवाया था। तो पुनर्निर्माण झील का करवाया वो जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है भाई। ओके, अगला देखें। गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन राजाओं के इस काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? दीनार नाम से। चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपया के नाम से जाना जाता था, और तांबे के सिक्कों को मासक नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे बेटा? मासक। ये MP पटवारी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, तो मासक नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे बेटा। अब आती है भाई नेक्स्ट पुरातात्विक स्रोतों में, स्मारकों में। जैसे देखें, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर मिला है, गुप्तकालीन जो खदान मिली है भाई, वो कहाँ पे मिली है बेटा? राजस्थान के वयाना से प्राप्त हुई है। कहाँ से भाई? राजस्थान के वयाना से। मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर, अच्छा गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं, उसमें मंदिर का नाम है तिगवा का विष्णु मंदिर। कहाँ पे प्राप्त, कहाँ पे है भाई? ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भूमरा का मंदिर मिला है, भूमरा का शिव मंदिर वो सतना में है, मध्य प्रदेश में। ओके, ये गुप्तकालीन मंदिर है। नचना का कुठारा पार्वती का मंदिर है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, गुप्तकालीन मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। आदि मंदिर हमें गुप्त काल के बारे में बतलाते हैं, गुप्तकालीन समय के रहे हैं। ये पता ही होना चाहिए गुप्तकालीन समय क्या रहा है। 240 ई से लेकर 550 ई तक गुप्ता डायनेस्टी का समय रहा है। तो इसी के समय काल में ये सारे मंदिरों का क्या हुआ है बेटा? निर्माण हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियों, चैत्य गृह आदि के तत्कालीन कला और स्थापित कला की हमें क्या प्राप्त हुई है भाई? जानकारी मिलती है। ओके, आगे देखें। अजंता की गुफाएं हों चाहे बाग की गुफाएं हों, वहां पर जो चित्र है, कुछ चित्र हमें गुप्तकालीन काल के बारे में बताते हैं। या ऐसा विद्वानों ने पता लगाया है कि इनकी जो रचना हुई है या ये जो निर्माण बनाए गए हैं वो गुप्तकालीन है सर। ओके, गुप्तकालीन समय के रहे हैं। अब देखें भाई विदेशी यात्री, अभी हम स्रोत पढ़ रहे थे, उनमें तीसरा बिंदु क्या था? यात्रियों का विवरण, कि गुप्तकाल के समय में कौन कौन से यात्री आए और उन्होंने क्या कहा गुप्तकाल के बारे में, और कौन से शासक के समय में कौन सा यात्री आया। ओके, देखिएगा। तो विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों में हम पहले यात्री का वर्णन समझते हैं जिसका नाम है फाहियान। क्या नाम है बेटा? फाहियान। यह चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था भाई? चीनी यात्री। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कहाँ आया था? भारत। ये भी क्वेश्चन आता है कि फाहियान किस गुप्तकालीन शासक के शासन काल में भारत आया था, तो उसका नाम क्या है भाई?
फाहियान। ओके, कब आया था भाई? समय 399 से 412 ई के बीच विभिन्न एशियाई देशों का इसने क्या किया? भ्रमण किया और यात्रा की। और इस बार वे लगभग 13 वर्षों तक, कितने वर्षों तक भाई? 13 वर्षों तक कहाँ रहे भाई? भारत रहे। ओके, तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई फाहियान किस भारत के शासक के शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। ओके, शासनकाल में। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ओके बेटा, आगे कहानी देखते हैं नेक्स्ट। एक और यात्री हुआ जिसका नाम था हैंशोंग। क्या नाम था भाई? हैंशोंग। फाहियान के लगभग 250 वर्ष बाद भारत की धरती पर एक और चीनी यात्री आता है जिसका नाम क्या होता है भाई? हैंशोंग। ओके, वह भी बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। किसकी खोज में भारत आया था बेटा? बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया उस समय। अच्छा, जब फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन भाई जब हैंशोंग आया तब भारत में किसका राज था बेटा? तब था पुष्यभूति राजवंश के सम्राट हर्षवर्धन का। किसका भाई? सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल था। यह समय काल क्या था बेटा? 630 के लगभग भारत आया था। कौन भाई? हैंशोंग। ओके, हैंशोंग। और वो आया था फाहियान आपका 399 से लगभग 412 तक रहा। और ये कौन सा समय था भाई? आपका पता होना चाहिए 630 के समय। ओके, आगे देखें। हैंशोंग यहां लगभग 14 वर्ष रहा और वो 13 वर्ष रहे। ओके, इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का क्या किया है भाई? उल्लेख किया है। ये हैंशोंग भी कई सारे गुप्त वंशीय राजाओं के बारे में उल्लेख बताता है। ओके, अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट अगली कहानी। अब हम गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, जो संस्थापक हुआ है उसका नाम है श्रीगुप्त। कौन हुआ भाई? श्रीगुप्त। तो देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ है भाई? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। क्या नाम था भाई? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। उस समय पे सामान्य सी जानकारी थी महाराज की। और महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। किसी शासन के क्या करते थे बेटा? अधीन शासन करते थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम हुआ है सर घटोत्कच गुप्त, वंश का शासक बनता है। यानी कि श्रीगुप्त ने स्थापना की और उसके बाद भाई कौन? घटोत्कच उस वंश का क्या बनता है? शासक बनता है। श्रीगुप्त ने लगभग 240 से लेकर 280 तक, यानी कि 240 से लेकर 280 ईस्वी तक क्या किया भाई? शासन किया बेटा। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। फिर भाई दूसरा शासक मैंने कहा घटोत्कच, उसका बेटा था। घटोत्कच गुप्त वंश के दूसरे शासक थे और श्रीगुप्त के क्या रहे भाई? पुत्र रहे। ओके, घटोत्कच ने लगभग 280 से लेकर 319 ई तक क्या किया भाई? शासन किया। ओके, घटोत्कच का शासनकाल मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्यों के सुदृढ़ करने और विस्तार की नींव रखने के लिए क्या माना जाता है भाई? महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने पिता श्री गुप्त के द्वारा स्थापित राज्य को और क्या किया भाई? मजबूत किया। ओके, उपाधियां क्या ली भाई इन्होंने? घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की, जो उस समय एक शासकों के लिए एक सामान्य उपाधि हुआ करती थी भाई। उत्तराधिकारी कौन हुआ भाई घटोत्कच का? के चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम हुआ भाई? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी कि महान राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। तो हमने पढ़ा श्रीगुप्त के बारे में। किसके बारे में बेटा? श्रीगुप्त। और उसका बेटा हुआ जिसका नाम क्या हुआ? घटोत्कच। क्या नाम हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आएगा भाई इसके बाद? चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 350 तक रहा। कब तक रहा? चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 350 तक रहा। देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक थे
और उन्हें गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में क्या किया जाता है बेटा, माना जाता है। संस्थापक कौन हुआ, मूलतः श्रीगुप्त, लेकिन इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को फैलाया और कहीं ना कहीं वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उनके राज्याभिषेक की तिथि थी 319 ई और इससे ही गुप्त संबंध का क्या माना जाता है, संबत का प्रारंभ माना जाता है। कई सारे संबत हुए, विक्रम संबत, शक संबत और गुप्त संबत, लेकिन गुप्त संबत चलाने वाला जो गुप्त वंशीय राजा हुआ उसका नाम हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम और 319 से प्रारंभ हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संबत चलाया जिसे हम गुप्त संबत के नाम से जानते हैं। यह संबत गुप्त सम्राटों के काल तक ही क्या रहा, प्रचलित रहा, ज़्यादा आगे उसने प्रचलन में रहा नहीं। गुप्त संबत और शक संबत के बीच लगभग 241 वर्षों का क्या माना जाता है, अंतर माना जाता है। गुप्त संबत का समय है 319, जबकि शक संबत का समय क्या है, 78 ई है। क्या बेटा, 78 ई। ओके, आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और बिंदु समझते हैं। चंद्रगुप्त ने अपनी जो राज्य की सीमाएं थी, राज्य व शासन का विस्तार जो पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी कि बिहार, मगध, तो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। अपने राज्य का क्या करना, विस्तार किया, इलाहाबाद तक किया उसने भाई चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी बेटा, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण यानी ग्रहण की। और लिच्छवी राज की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या भाई, कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त का क्या हो जाता है बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ और लिच्छवियों की सहायता से उसने अपनी और ताकत बढ़ाई कि भाई विवाह कर लिया लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, कुमार देवी, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक वर्चस्व था वो और थोड़ा सा बढ़ा बेटा। उसने कई प्रकार के सिक्के जारी किए, स्वर्ण के सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त, कुमार देवी प्रकार के सिक्के, लिच्छवी प्रकार के, राजा रानी, विवाह आदि प्रकार के सिक्के उस समय पे इसने प्रचलन में लाया भाई। दूसरा प्रमाण समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसे लिच्छवी दोहेत्र भी कहा जाता है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिच्छवी दोहेत्र भी कहा जाता है। ओके, आगे का बिंदु देखिएगा नेक्स्ट। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त ने वैशाली राज, कौन सा राज्य भाई, वैशाली राज्य इन्हें दहेज में प्राप्त हुआ। उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और कुमार देवी का नाम गुदवाया, यानी कि पहले लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने क्या किया, विवाह किया, और फिर जो सिक्के चलाए तो उस पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी नाम लिखवाया भाई। ओके, इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर लिच्छवय यानी कि लिच्छवी भी गुदवाया, यानी कि उत्तीर्ण करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास को एक नए संवत के परिवर्तन का क्या दिया जाता है भाई, श्रेय माना जाता है। एक फिलीट नामक विद्वान हुए, बहुत बड़े इतिहासकार हुए फिलीट नामक, उनने फिलीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 या 320 के आसपास माना जाता है, उन्होंने ये कहा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए शक संवत 78 ई में, और आपका पता होना चाहिए गुप्त संवत 319 ई में। ओके, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट अगला बिंदु। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने किसके सिक्के चलाए भाई, चांदी के सिक्के। ये क्वेश्चन आता है कि भाई गुप्त वंश का कौन सा शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ बच्चा। कौन हुआ भाई, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार गुप्त वंशीय शासकों में पहली बार चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या ले लिया भाई, राजधर्म से संन्यास ले लिया। ओके, तो इसके बाद जो चंद्रगुप्त का पुत्र बनेगा जो शासक, उसका नाम रहेगा समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो चलिएगा बेटा समुद्रगुप्त के बारे में हम समझते हैं। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से लेकर 375 तक रहेगा। 350 से लेकर यानी कि 25 वर्ष तक इसका शासनकाल रहेगा भारत पर। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी क्या हुआ भाई, समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 से कहां पर बेटा भाई, राजगद्दी पर बैठता है, यानी शासक बन जाता है 350 ई में। क्योंकि इसके पिता क्या ले लेते हैं भाई, इसके पिता ले लेते हैं बेटा संन्यास ले लेते हैं राजधर्म से। ओके, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीता और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति का क्या किया बेटा, विस्तार किया।
समुद्रगुप्त एक प्रशासक और योद्धा था। समुद्रगुप्त एक मतलब कुशल प्रशासक और क्या माना जाता, महान योद्धा माना जाता है। अब इसके बारे में हम की पॉइंट समझते हैं बच्चा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो हरिशेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिशेन ने। ओके, ये विद्वान हुए हरिशेन, उनने ये लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा है। ओके, आगे देखिएगा। धार्मिक सहिष्णुता, इनके व्यवहार में धार्मिक सहिष्णुता थी, यानी कि समुद्रगुप्त वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का क्या किया भाई? समर्थन दिया। कला और संस्कृति में क्या था इनका व्यवहार के शासनकाल? उनके शासनकाल में साहित्य, कला और संगीत का बहुत क्या हुआ भाई? विकास हुआ। ये समुद्रगुप्त का इस तरह का शासनकाल रहा। आगे देखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता या संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला यानी कि धरणीवंद भी कहते हैं। ओके, धरणीवंद बताया है। सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लेख था जिसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख। सम्राट अशोक ने इसे यानी कि इस स्तंभ को जो समुद्रगुप्त के समय पे था उसे वही सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। लेकिन यह स्तंभ जो कौशाम्बी में स्थित था इसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। और इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। निर्माण किसने कराया? इलाहाबाद स्तंभ लेख का अशोक ने। उसके बाद अपना नाम गुदवाया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद आया कौन? अकबर। अकबर ने अपना नाम गुदवाया। और इसके बाद कौन आया भाई? आपका बीरबल। बीरबल, जहांगीर। ओके, आगे देखे भाई। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहें या प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख कहें, देखो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में पहली बार हमें भारतवर्ष शब्द का क्या मिलता है भाई? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। कौन से इतिहास को भाई? कि समुद्रगुप्त का जो 350 से 375 का समय काल था, उस काल को हम भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। एक विद्वान हुए विंसेंट स्मिथ। क्या नाम भाई? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, इंडियन नेपोलियन कहा है। ये क्वेश्चन भी आता है, किस भारतीय सम्राट को नेपोलियन कहा जाता है? तो उसमें नाम आता है बेटा सम्राट चंद्रगुप्त। ओके, अगला बिंदु देखते हैं भाई। एरन स्तंभ लेख, एक गया ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक, ये सारे लेख हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है जिसका नाम है एरन। एरन अभिलेख से भी समुद्रगुप्त के बारे में पृथु तथा राघव आदि राजाओं का वर्णन मिला है। उससे भी महान यानी कि एरन अभिलेख में पृथु राजा और राघव राजा से भी दानी बताया है इन्हें। ओके बेटा, आगे कहानी देखें। इस अभिलेख में उसकी पत्नी दत्त देवी, क्या नाम है भाई? पत्नी दत्त देवी का भी नाम क्या मिलता है? अंकित मिलता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का। समुद्रगुप्त की मुद्राएं उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। उनके शासनकाल के बारे में बहुत कुछ बताती है। ठीक है, जैसे अश्वमेघ प्रकार की उनकी मुद्राएं थी। इस प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ के आयोजनों का क्या करती है भाई? संकेत देती है। इसमें राजा को यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। ओके, बीणा वादक प्रकार, इस मुद्रा में समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे विद्वानों ने क्या अनुमान लगाया भाई? कि जिससे उनकी कला और संगीत में क्या थी भाई? रुचि का पता चलता है बच्चा। व्याघ्र विक्रम प्रकार, इस मुद्रा में राजा को एक शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है जिससे उनकी वीरता, युद्ध कौशल का क्या मिलता है बेटा? प्रदर्शन होता है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट अगला बिंदु। चक्रवर्ती प्रकार की मुद्रा भी मिलती है कि भाई इस मुद्रा में समुद्रगुप्त को एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। ओके, इस तरह की मुद्रा मिलती है समुद्रगुप्त के समय काल की, जिससे उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। ओके, अर्धनारीश्वर प्रकार की भी मुद्रा जो है वो समुद्रगुप्त के काल की मानी जाती है। इस मुद्रा में समुद्रगुप्त को भगवान शिव और पार्वती के अर्ध स्वरूप
यानी कि अर्ध नारीश्वर स्वरूप जो है उसमें दर्शाया गया है, उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। तो काफी ये महान शासक हुए हैं समुद्रगुप्त। ओके, गरुड़ प्रकार जो छठी मुद्रा का नाम है, गरुड़ प्रकार की मुद्रा में समुद्रगुप्त को नागवंशी राजाओं पर विजय का क्या साक्षी प्रदान करती है। ये कई प्रकार की इनकी मुद्राएं मिलती है बेटा। इन मुद्राओं पर जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। राजा की उपलब्धियां और गुणों का क्या मिलता है भाई, वर्णन करता है। तो ये 6 अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हमें सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में बतलाती है। आगे का बिंदु देखिएगा। नेक्स्ट राजा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ जिसका नाम क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। हमने प्रथम पढ़ा था, ये अब द्वितीय है बेटा, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य। ये धारण की थी उपाधि इन्होंने। समयकाल 375 से लेकर 450 माना जाता है। देखिएगा इसके बारे में, गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद लगभग 375 में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या आता है, उल्लेखित है। परंतु दोनों शासकों के बीच एक और शासक आ जाता है जिसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था बेटा, रामगुप्त। एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी क्या चलता है, पता चलता है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। अच्छा, वह शकों से पराजित हो गया, उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी यानी कि ध्रुव देवी देने से के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी कि रामगुप्त का किस्सा क्या था मैं आपको बताता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासक बनता है उससे पहले एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम था रामगुप्त। तो रामगुप्त पर कौन आक्रमण कर देते हैं भाई, शक। तो रामगुप्त भाई डर जाता है और रामगुप्त अपनी पत्नी को शकों को देने के लिए राजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्बल माना जाता है और भाई उसे मार देते हैं वो शक। ओके, अब क्या होता है, अंततः इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ओके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी विधवा पत्नी जो रहती है ध्रुव देवी, उससे क्या कर लेता है बेटा, विवाह कर लेता है। देखें, रामगुप्त का छोटा भाई था, उसका भाई था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने शकों को पराजित किया और रामगुप्त की विधवा पत्नी से क्या किया भाई, उन्होंने विवाह कर लिया बेटा। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उनके पास में ही एक लोह स्तंभ है जिसे हम मेहरौली का लोह स्तंभ कहते हैं। मेहरौली का लोह स्तंभ पर गुते हुए चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया है, जिसकी पहचान हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बतलाती है। ओके बेटा, अगली कहानी समझते हैं इसके बारे में। उदयगिरी की जो गुहा अभिलेख है, उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा इस पॉइंट से सर, क्वेश्चन आता है बेटा ऐसा कि उदयगिरी गुहा अभिलेख में किस गुप्त वंशीय शासक के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हमें याद रखना है कौन सा भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ओके, अब देखें उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणित गुप्त लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख दिया है। अब बात आती है भाई कि पहला मथुरा का कौन सा लेख बेटा, स्तंभ लेख, एकदम प्रमाणित बताता है चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं। ओके, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। आगे देखिएगा नेक्स्ट बच्चा, इसके भाई वैवाहिक संबंध तथा राज्य का विस्तार। इसने भाई वैवाहिक नीति का भी क्या किया, सहारा लिया और अपने राज्य आदि क्षेत्र का भी क्या किया भाई, राज्य आदि क्षेत्र का भी क्या किया, विस्तार किया। कैसे किया वो हम समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध क्या कर लिए भाई, स्थापित किए। अपनी जो पुत्री थी प्रभावती का विवाह बाकाटक के राजा रुद्रदेव द्वितीय के साथ कर दिया। ओके, अपना जो उसका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से कर देता है। तो 3 विवाह किए, तो 3 कहीं ना कहीं इसके जो संबंधी बने, रिश्तेदार बने, वो कहीं ना कहीं इसके सैन्य बल में ताकत मिली, क्षेत्र विस्तार में कहीं ना कहीं इसे क्या मिलती है बेटा, ताकत मिलती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला बिंदु, वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना क्या प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त ने
पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अपना प्रभुत्व क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, यानी कि जो गुजरात है पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या था उस समय पर भाई प्रसिद्ध था। इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ, यानी कि उज्जैन तक उसका जो व्यापार हुआ करता था उससे कहीं ना कहीं इसके जो राज्य थे भाई, क्षेत्र थे उसके, मालवा आदि उज्जैन आदि के हुए शक्तिशाली हुए। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया, यानी कि उज्जैनी जो क्षेत्र था उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी उसकी अभी पाटलिपुत्र ही है। पाटलिपुत्र मतलब पहले मगध की भी राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, पटना कहलाती है। ओके, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को क्या किया, पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी जो शक शासक था रुद्र सिंह को हरा दिया, यानी कि जो उज्जैन का शासक था रुद्र सिंह शकवंशीय था, उसने भाई उसको हरा दिया। किसने भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और किसकी उपाधि धारण कर ली बेटा, विक्रमादित्य की वह उपाधि धारण कर लेता है। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है भाई, पराक्रम का सूर्य। किसका सूर्य भाई, पराक्रम का सूर्य। भारतीय अनुसूचियां उसे संकारी यानी शकों के विजेता के रूप में स्मरण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। व्याघ्र जो होता है यानी कि जो शेर जो होता है, टाइगर जो होता है, उसकी प्रकार की शैली के क्या चलाए भाई, इन्होंने सिक्के चलाए बेटा। अगला बिंदु देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम क्या हुए। इन्हें भाई देवगुप्त के नाम से जाना जाता है, देवराज के नाम से जाना जाता है, देवश्री के नाम से जाना जाता है। और उपाधियां क्या हुई, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि की इस व्यक्ति की क्या मानी जाती है भाई, उपाधियां मानी जाती है। ओके, अगला देखिए बेटा नेक्स्ट, इनके बाद शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम। क्या नाम भाई, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 455 तक रहा, 415 से लेकर 455 तक। और ये इसे महेंद्र आदित्य के नाम से भी हम जानते हैं गुप्त वंशी शासकों में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ, परंतु कुमारगुप्त से पहले एक और शासक का नाम आता है, वह शासक ध्रुव देवी यानी रामगुप्त की जो पत्नी थी उसका पुत्र माना जाता है। मैंने बताया ना कि भाई उसको चंद्रगुप्त ने मार दिया था, छोटा भाई था, शकों ने मार दिया था, उसकी विधवा पत्नी से विवाह कर लेता है वो। तो ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी का छोटा पुत्र जिसका नाम गोविंद गुप्त था। ओके, यह एक ऐसा भी आता है, एनसीईआरटी इसे नकारती है, बहुत सारी पब्लिकेशन इसे बताती है। ओके, लेकिन ये विवादास्पद बिंदु है भाई। अब अगला बिंदु देखें, कुमारगुप्त के विलसट अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस गुप्त वंशीय शासक के शासनकाल में अभिलेख प्राप्त हुए, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। तो भाई कुमारगुप्त प्रथम। कौन कौन से सर देखिएगा, कुमारगुप्त के बिलसट अभिलेख, मंदसौर के अभिलेख, करमदंडा अभिलेख आदि उनके शासनकाल से हमें जानकारी मिलती है भाई। ओके, अगला देखें, उनके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। किसने की थी भाई, यानी कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, वत्स भट्टी ने की थी। ओके, अगला बिंदु समझते हैं कुमारगुप्त के बारे में। सिक्के, मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ। रजत यानी कि चांदी के सिक्कों का मध्य भारत की बात चल रही है भाई, इसी के शासनकाल में हुआ। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर, पहले गरुड़ मुद्राएं छपती थी, गरुड़ का चित्र हुआ करता था, छाया चित्र, लेकिन कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पे मयूर की आकृति उत्तीर्ण कराई। इस प्रकार मुद्रा के मुख का भाग मयूर को दिखाते हुए राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की
आकृति उत्कीर्ण कराई भाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई आपके परीक्षा में बेटा कि मयूर कौन गुप्त वंशीय शासक ने मयूर की आकृति वाले सिक्के चलाए? तो भाई कौन? कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध, जो अश्वमेध यज्ञ होता है वह भी कराया था। उपाधियां किसकी? कुमारगुप्त की उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र अश्वमेघ आदि उपाधियां इन विद्वान इस शासक ने क्या की थी भाई? ग्रहण की थी, इन्हें दी गई थी। ओके, अगला बिंदु देखें बच्चा, अन्य विशेषताएं इनकी भाई। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों के आक्रमण, कौन सी जाति भाई? पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया और स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को क्या कर देता भाई? पराजित करने में सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चा क्वेश्चन। कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, ये भी क्वेश्चन आता है सर। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ओके, आगे देखें अगला बिंदु। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। कौन हुआ बच्चा? स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण, यानी कि जो हूणों ने आक्रमण किए, प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का विफल कर दिया, मतलब उनको आक्रमण को हरा दिया, उन्हें हरा दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मिलेक्च कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलेक्च कहा गया है। ओके, हूण कौन थे सर? हूण देखिएगा, हूण राज्य फारस से खौतान, जो खैतान है, खौतान तक फैला हुआ था। ओके, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान के वामियान नामक स्थान पर स्थित थी उस समय पर। प्रथम हूण आक्रमण खुशनबाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ। तोरमान और मिहिर कुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए। ये हल्की सी जानकारी याद रखना। मिहिर जो कुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, ये हूण हुए हैं। अगला देखिए बेटा नेक्स्ट, जूनागढ़। अब बात आती है भाई नेक्स्ट शासक स्कंदगुप्त की, 455 से लेकर 467 तक। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। मतलब सौराष्ट्र का जो गवर्नर बनाया गया था पर्णदत्त, उसका पुत्र था चक्रपालित, उसको दिया था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण भाई? विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। पुष्यमित्र वैश्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तुषाप यानी कि अशोक के समय, एक सुपशाक यानी कि रुद्रदामन के समय, ये तीनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं। मतलब ये जो नाम है पुष्यमित्र, तुषाप और आपका शुभाक्ष, ये किसके समय, किसके नाम है भाई? सुदर्शन झील से संबंधित ये व्यक्ति रहे हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, हैनशोंग ने नालंदा संगाराम को बनवाने वाले शासकों में सक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संगाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। ये बिंदु भी याद रखना है ना, हैनशोंग ने ये वर्णन किया है। ओके, स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली, कौन सी शैली? वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। ये भी आ जाता है कि वृषभ शैली के सिक्के किस राजा ने चलाए भाई? तो उसका नाम है वृषभ शैली के नए सिक्के किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने 446 ई में चीनी सम्राट शांग के दरबार में राजदूत भेजा था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि चीनी सम्राट शांग के दरबार में 466 में क्या भेजा था बेटा? एक राजदूत भेजा था। ओके, अगला बिंदु देखते हैं नेक्स्ट, अन्य शासक। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त हुआ, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त और भाई वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय शासक हुए। बुद्धगुप्त ने, किसने भाई? बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को काफी धन दान किया था। नरसिंहगुप्त ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था, ये की पॉइंट है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में यानी कि 510 ई से सती प्रथा का पहला अभिलेख ये प्रमाण मिलता है। ये भी याद रखना कि पहला सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? तो भाई भानुगुप्त के एरन अभिलेख यानी 510 ई से सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सती प्रथा को जो समाज सुधारक हुए हैं राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय ने 1829 में कानूनी रूप से कानून बनवाकर उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया था सती प्रथा को। 1829 से क्या है भाई, ये बैन है। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है बेटा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। तो विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। उनमें भल्लवी, मैत्रक, कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर के जो पुष्यभूति वंश आदि के हुए शामिल हुए। गुप्तों का शासन 550 तक जारी रहा, परंतु पतन होते होते शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है भाई। ओके, और अंतिम बिंदु देखते हैं आज की क्लास का बेटा कि जो मंदिरों से संबंधित है गुप्तकालीन मंदिर। टिकवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। भूमरा शिव का मंदिर हमारा सतना में है, जो गुप्तकालीन है, मध्य प्रदेश में। नचना ठुकारा पार्वती का मंदिर पन्ना में है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, और भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये गुप्तकालीन सारे के सारे क्या है बेटा, ओके, मंदिर है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। ओके, तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।